Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी लुकिंग इनटू द करंट अफेयर्स ऑफ 8th जून। तो शुरू करते हैं, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास GS1 है। इधर ज्योग्राफी में हमारे पास है टॉपिक अरावलीज। तो अरावलीज इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट को एक फटकार लगाई है और उन्होंने कहा है अरावलीज जो कि एक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है, आप यहाँ से जो एनक्रोचमेंट है उसे हटाइए। देन GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में हमारे पास है इलीगल अडॉप्शन एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि आप सभी को पता है, हमने एक दो दिन पहले डिस्कस भी किया था कि कोविड के चलते कई सारे बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है। तो देखिए, इसलिए यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है बच्चों को। और कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी ऐसे मैसेजेस रोल कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, जहाँ पे जो एक बच्चा है उसकी सारी आइडेंटिटी रिवील कर दी गई है, उसके पिक्चर्स लगा दिए गए हैं और ऐसा लिखा जा रहा है कि इंस्टेंट अडॉप्शन की ज़रूरत है। तो इस इंस्टेंट अडॉप्शन को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बताते हुए कहा है कि जो भी प्रोसीजर इंडिया में है अडॉप्शन के लिए, वो सिर्फ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में टूवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी, ये एक एडिटोरियल है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। देन इंटरनेशनल रिलेशन में वी हैव एशियान एंड यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसमें मालदीव्स के एक रिप्रेजेंटेटिव को प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया गया है यूएनजीए में। ओके, GS3 में इकोनॉमी में वी हैव अ टॉपिक हाउ इंडियंस सी द इकोनॉमी। तो ये क्या है, इंडियंस के क्या परसेप्शन है इकोनॉमी को लेकर, इसके बारे में बात की है। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इस आर्टिकल में। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसको हम मेंस के अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं एंड दैट माइट ग्रैब यू अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स। सो देन GS4 है मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर। तो देखो, मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर जो है, ये सिटीजन चार्टर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है आपके सिलेबस में। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सिटीजन चार्टर एक तो गवर्नेंस से रिलेटेड है और दूसरा ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटीज जैसे इश्यूज से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं, द हिंदू का ये है आर्टिकल। अरावलीज पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट को अरावलीज से जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन, उसे यहाँ से हटाना ज़रूरी है क्योंकि ये एक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है। लगभग 10,000 रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हुए हैं यहाँ पे, जिसे हटाने की ज़रूरत है। तो अरावलीज क्या है, देखो, ये अरावलीज जो है ये माउंटेन रेंजेस है, ये दिल्ली से लेके गुजरात तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। और ये जो है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अब ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन क्या होता है, ये है हमारा अर्थ, ठीक है। अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। आपने प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ा होगा कि लिथोस्फीयर जो है बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है। अब सपोज कि ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, ठीक है। अब अगर ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, हो सकता है ये एक दूसरे के पास जाए, हो सकता है ये एक दूसरे से दूर जाए, तो कंप्रेशन भी हो सकता है या टेंशन भी हो सकता है इनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जब कंप्रेशन होगा और बीच में एक जियो सिंक्लाइन होगा, यानी कि कोई वाटर बॉडी है, कुछ फॉसिल्स है, कुछ रेसिडुअल्स है, तो उस केस में क्या होगा ना, कंप्रेशन होने के कारण ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास कर सकती हैं और ऐसा फोल्ड्स क्रिएट करेंगी, ठीक है, जिसके कारण बनेगी फोल्ड माउंटेन्स। अब देखो, फोल्ड माउंटेन्स में भी दो तरीके की माउंटेन्स होती है। पहली तो होती है ओल्ड फोल्ड माउंटेन और एक होती है यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन यानी कि अरावलीज और यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है हिमालयास। अब देखो क्या होता है ना कि यंग फोल्ड माउंटेन्स में क्या होता है, जिन प्लेट्स के इंटरेक्शन के कारण फोल्ड माउंटेन बनी है, वो अगर अभी भी एक्टिव हैं, तो उसके कारण क्या होगा, जो फोल्ड माउंटेन है उसकी हाइट ओवर द टाइम बढ़ती जाएगी क्योंकि अभी भी और इंटरेक्शन होता जा रहा है और कंप्रेशन होता जा रहा है, जिसके कारण ही फोल्ड माउंटेन की हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये होती है यंग फोल्ड माउंटेन, हिमालय इसका एग्जाम्पल है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या है, जो प्लेट्स फोल्ड माउंटेन को बना रही थी, अब उनका इंटरेक्शन खत्म हो चुका है, वो इनएक्टिव हो चुकी है। इसीलिए जो माउंटेन उन्होंने बनाया था उसकी वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है, इरोजन स्टार्ट हो जाता है और ये माउंटेन की हाइट बढ़ने की जगह घटने लगती है या फिर कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेसिडुअल माउंटेन है इसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं और अरावलीज इसी का एक टाइप है। ज्योग्राफर्स की माने तो जो अरावलीज की एक ब्रांच है वो लक्षद्वीप आर्किपेलागो तक जाती है। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ तक गुजरात तक आ रही है और इसी की एक ब्रांच यहाँ तक भी एक्सटेंड होती है, ऐसा कुछ ज्योग्राफर्स मानते हैं। यहाँ पे एक हिल है जिसका नाम है गुरु शिखर, ये सबसे बड़ी हिल है अरावलीज की, ठीक है। और यहाँ पे कुछ घाट और कुछ पासेज हैं, पीपली घाट, देवार, देसुरी, ये सब घाट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट को अलाउ करते हैं।
रिवर्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पे बानस शाही भी रिवर है, यहाँ पे इसके थ्रू फ्लो होती है, ये यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं। और लूनी ये रन ऑफ कच्छ से फ्लो होती है, ठीक है। लूनी के बारे में एक चीज़ और बता दूं, इसकी सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा है और ये कहीं पे भी जाके गिरती नहीं किसी वाटर बॉडी में, जैसे कि बाकी सारी रिवर्स जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये महानदी है, ये महानदी यहाँ गिर रही है, ठीक है, नर्मदा यहाँ गिर रही है, लेकिन ये जो लूनी है ये यहाँ पे आके रन ऑफ कच्छ में कहीं गुम हो जाती है, ठीक है। तो ये माउथ नहीं बनाती किसी भी वाटर बॉडी के साथ, तो लूनी रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट थी। अरावलीज की मैं बात कर रही हूँ, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया कहा है इसको सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसकी सिग्निफिकेंस भी हमको पता होनी चाहिए। पहली सिग्निफिकेंस है इसकी डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है अरावलीज, ठीक है, और अरावलीज के इस साइड पे है थार डेजर्ट। जो थार डेजर्ट है अगर ये अरावलीज नहीं होती तो ड्यू टू विंड्स ये थार डेजर्ट और ज़्यादा यहाँ तक भी एक्सटेंड कर जाता, और यहाँ पे आपको पता है गंगा के एलुवियल बेल्ट है, ठीक है, वर्टाइल एरिया है। अगर ये अरावलीज बीच में नहीं होती तो यहाँ पे भी डेजर्टिफिकेशन हो जाता। दूसरा, ये कोल्ड विंड से बचाती है इंडिया को, ठीक है, जो वेस्टर्ली विंड्स आती हैं उससे बचाती है। मॉनसून्स में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और एक चीज़ और, इसमें नेचुरल फिशर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी कि क्रैक्स देखने को मिलते हैं। इसके कारण ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो इसके कारण बहुत अच्छा होता है इस एरिया में, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अरावली माउंटेन रेंज। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है, दे रन बिटवीन दिल्ली एंड गुजरात, तो गुजरात से दिल्ली तक है ये, ठीक है। और इसका इंक्लिनेशन कैसा है, ऐसा नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली इज प्रपोज्ड टू एक्ट एज अ बफर अगेंस्ट पॉल्यूशन। तो देखो ये करंट अफेयर्स का एक इशू है। यहाँ पे क्या बोला गया था कि अरावलीज, देखो ये अरावलीज है, यहाँ पे थार डेजर्ट है और यहाँ पे फिर गंगा बेल्ट आता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ से जो धूल उड़ के आती है यहाँ पे, तो पॉल्यूशन क्रिएट होता है बेसिकली। तो एक वॉल बना दी गई है कि यहाँ पे पॉल्यूशन ट्रांसमिट ना हो सके, तो इसको प्रपोज किया गया है ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने के लिए अरावलीज में। तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इलीगल एडॉप्शन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से, और जो चिल्ड्रन वाला सोसाइटी वाला पोर्शन है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने देखा था कल या परसों के डाटा में, हमने देखा था वहाँ पे एक डाटा आया था NCPCR का, ठीक है। इसमें इनका एक पोर्टल है बाल स्वराज पोर्टल, इसमें इन्होंने बताया था कि क्या डाटा है रिगार्डिंग ऑर्फन चिल्ड्रन एंड अबेंडेंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे भी इन्होंने डाटा दिया है 2 महीने का, ठीक है। इसके हिसाब से 26,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका एक ना एक पेरेंट उन्होंने खो दिया है बिकॉज ऑफ कोविड। तो अब क्या हो रहा है कि बच्चों की, एक तो बच्चों का बहुत ज़्यादा इंस्टेंट एडॉप्शन के मैसेजेस ओवर द राउंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो ये जो मैसेजेस राउंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी बच्चे की फ़ोटो दी गई है, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी के बारे में सब बता दिया गया है, नाम वगैरह, और उसमें ये लिखा गया है कि इस बच्चे के पेरेंट्स नहीं हैं और जो भी इसको अडॉप्ट करना चाहता है तो वो इंस्टेंट एडॉप्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो अडॉप्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, ये गलत है, ये इलीगल है। हमारे यहाँ पे अडॉप्शन का सिर्फ एक तरीका है एंड दैट इज मेंशन्ड अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है। तो जुवेनाइल जस्टिस लॉ है हमारा 2015 का, इसमें ही बात की गई है प्रोसीजर की। और दूसरी चीज़ ये कही गई है कि जो आप बच्चों की आइडेंटिटी इस तरह से सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस कर रहे हैं ये भी गलत है। आप किसी भी बच्चे की आइडेंटिटी को इस तरह से रिवील नहीं कर सकते। तो ये भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अब देखो इसमें क्या चीज़ें हमको देखने की है। पहली चीज़ ये है कि प्रोसीजर क्या है, ठीक है। अगर अडॉप्शन करवाना है या किसी भी बच्चे को प्रोटेक्शन देना है, तो अगर आप देखते हैं कि किसी भी बच्चे को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे 4 जो कमीशन हैं, 4 बॉडीज़ हैं, उनको आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको आप बोल सकते हैं कि ये बच्चा है, इसकी ये इन्फॉर्मेशन है और मुझे लगता है इसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इसको। तो ये 4 बॉडीज़ कौन कौन सी है, एक तो है CWC चाइल्ड वेलफेयर कमीशन, देन डिस्ट्रिक्ट का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, देन स्टेट की जो कमीशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये, एंड एक है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, ठीक है। इस पे अगर आप बताएंगे तो ये अपने एंड पे बच्चे की जो भी आइडेंटिटी है, उसकी क्या सिचुएशन है, क्या उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ये सब चीज़ों को देख के फिर ये एक स्पेशल अडॉप्शन अथॉरिटी को उसकी देखरेख का जिम्मा देंगे, ठीक है। और एक चीज़ कि जहाँ पे भी इंडिया में ऐसा प्रोविजन है कि अगर कोई बच्चे के पेरेंट्स नहीं हैं तो फिर वो स्टेट की जिम्मेदारी होता है, ओके। अब यहाँ पे जो प्रोटेक्शन होता है बच्चों का और जो अडॉप्शन के लिए जो भी प्रोविजन है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में दिए गए हैं। ये 2000 वाला जो एक्ट है ना उसको रिप्लेस करता है, ठीक है। अब इसमें 2 तरह के बच्चों को कवर किया जाता है।
एक वो बच्चे जिन्होंने कोई हीनस क्राइम किया है, ठीक है, जिन्होंने किसी लॉ ऑफ द लैंड को वायलेट किया है, तो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, ऐसे बच्चे, और दूसरे वो बच्चे जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इन दोनों तरीके के बच्चों को यहाँ पे ये एड्रेस करता है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का एक प्रोविजन है। ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है ये हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी, ओके। और ये जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, इसको एक स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया है। ये अथॉरिटी मॉनिटर करती है जो भी अडॉप्शन होते हैं इंडिया में, चाहे फिर वो इंट्रा कंट्री हो या इंटर कंट्री हो, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑफेंसेस को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे इलीगल अडॉप्शंस, बच्चों का यूज इन द मिलिटेंट ग्रुप्स, ठीक है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन के अगेंस्ट कोई ऑफेंसेस हो गए, इन सब ऑफेंसेस को यहाँ इंक्लूड किया गया है। इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन भी दी है अलग अलग तरह के बच्चों की, जैसे अबैंडन बच्चे कौन से होंगे, ऑर्फन बच्चे कौन से होंगे, ठीक है, वो बच्चे कौन से होंगे जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो यहाँ पे डेफिनेशन इन्होंने प्रॉपर्ली दी है। दूसरी चीज़, इन्होंने यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर्स का भी प्रोविजंस दिया है, जैसे कि यूजुअली जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से ट्रायल्स चलते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है कि 16 to 18 ईयर के जो बच्चे हैं, अगर वो कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं जो हीनस ऑफेंस है, ठीक है, तो उस केस में उन्हें अडल्ट की तरह ट्रायल किया जाएगा उनके ऊपर। दूसरी चीज़ इन्होंने ये बोली कि जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो NGO हो, चाहे वो शेल्टर होम हो, उनको रजिस्टर करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है विद इन दिस एक्ट, ठीक है, अगर उनको काम करना है तो ये पूरा इशू था, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो देखिए, इट रिप्लेस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000, तो ये सही है, ठीक है, 2000 के एक्ट को इन्होंने रिप्लेस किया है, सही स्टेटमेंट है। इट अलाउज फॉर द जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 इन्वॉल्व इन हीनस ऑफेंसेस टू बी ट्राइड एज अडल्ट्स। तो जो भी बच्चे 14 to 18 ईयर एज ग्रुप में आते हैं जिन्होंने कोई हीनस ऑफेंस किया है, तो उनको अडल्ट्स की तरह ट्रायल दिया जाए, ऐसा इसमें प्रोविजन है। ये गलत स्टेटमेंट है। कितनी एज के बच्चे? 16 to 18 ईयर के बच्चे जो हीनस ऑफेंस में लिप्त पाए जाते हैं, उनको जो है अडल्ट्स की तरह ट्रायल किया जाएगा उनका। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये एक एडिटोरियल है, मेंटल हेल्थ को लेकर आया था ये हिंदू में, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहली चीज़ कि स्ट्रॉन्गर मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, और कोविड के कारण बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है लोगों को, ठीक है। देखो, अब कोविड है तो कोविड के कारण स्टेट ने लगाया लॉकडाउन, ठीक है, और इस लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, इनकम्स जो थी लोगों की वो कम हो गई, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन जो था लोगों का वो कम हो गया, मतलब सोसाइटी के साथ जो कोहेजन था वो भी कम हो गया, ठीक है। उसके बाद जॉब लॉस जैसी चीज़ें हुई, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के कारण, और आपने देखा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बढ़े हैं, तो एक तरह से फीमेल्स के लिए और ज़्यादा एंग्जाइटी वाली चीज़ हो गई। तो इन सभी रीजंस के कारण क्या है, मेंटल इश्यूज जो हैं वो बढ़ रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये चीज़ है पूरी। तो इसीलिए मेंटल इलनेस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस टाइम, ओके। अब मेंटल इलनेस होती क्या है? मेंटल इलनेस का मतलब डिप्रेशन, ठीक है, एंग्जाइटी या फिर साइकोट्रोपिक डिसीजेस, ऐसी कुछ भी चीज़ें, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, ये सारी चीज़ें मेंटल इलनेस में आती है। अगर आप हेल्थ बात करेंगे ना, हेल्थ, तो हेल्थ सिर्फ फिजिकल वेलबींग नहीं होता है। WHO की जो डेफिनेशन है हेल्थ की, उसमें बताया गया है ओवरऑल वेलबींग, मतलब फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, सोशल वेलबींग, इन सभी से मिलके हेल्थ बनती है। तो यहाँ पे मेंटल वेलबींग को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, ये पूरा इशू है, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ तो एक इशू ये भी है कि एक तो इनके पास फंड्स नहीं होते, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस नहीं होती मेंटल डिसीजेज को लेकर। अभी अभी मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस आई है, वरना उतनी भी नहीं थी। यहाँ पे ऐसा इसीलिए है क्योंकि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो पहले गवर्नमेंट का हमेशा ये ध्यान रहता है कि हम इनको कर्व करें, फिर मेंटल हेल्थ पे जाएं, क्योंकि ये क्या है, ये फिजिकल सफरिंग्स हैं, दिखती हैं। मेंटल हेल्थ वाले जो इश्यूज हैं वो दिखते नहीं हैं। फिर कोविड के कारण मैंने आपको ये पूरी साइकिल समझाई, ठीक है। तो इस तरह से मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो बढ़ गए हैं। उसके बाद WHO ने कुछ डाटा दिया है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो रही है उन लोगों में जिनको मेंटल इश्यूज हैं। जैसे कि WHO के अकॉर्डिंग 10 से लेके 25 साल तक की जो ईयर्स हैं वो कम हो जाते हैं किसी भी पर्सन की लाइफ से, अगर वो मेंटल इश्यूज से ग्रसित है तो। दूसरे, फंडिंग की बात की इन्होंने बताया है WHO ने कि ग्लोबल लेवल पे जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, ऑन एन एवरेज जो भी उनका हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है उसका सिर्फ 2% ये गवर्नमेंट्स खर्च करती हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें तो ये और कम है। इंडिया जैसे जो कंट्रीज हैं उनके केस में तो लगभग 0.5% है।
हेल्थ पर्सनल्स की बात की है इन्होंने कि हमारे यहाँ हेल्थ पर्सनल्स को इतनी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, प्लस जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो सोशल वर्कर्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ये 1 लाख की पॉपुलेशन पे हमारे पास एक से भी कम है, ठीक है। मतलब कि एक नर्स भी नहीं है हमारे पास 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर, एक भी ये साइकोलॉजिस्ट नहीं है हमारे पास 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। देन हॉस्पिटल्स की बात करें तो कोई मेंटल हॉस्पिटल जो है, अगर 1 लाख पॉपुलेशन की बात करूं तो मेंटल हॉस्पिटल्स के केस में 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर हमारे पास 0.01 हॉस्पिटल है, ठीक है, 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर, विच इज़ अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन। दूसरी चीज़ इन्होंने बताई है, सदर्न स्टेट्स में ये ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो अलग है, यहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, जो सोशल कोहेजन होता है ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में वो कम देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के कारण यहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरी चीज़ इन्होंने बताई है, फीमेल्स में ये डिप्रेशन जैसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और इसका रीज़न ये कि डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके अगेंस्ट, ठीक है, जैसे सोशल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, इन सब का शिकार होती हैं फीमेल्स, इसीलिए फीमेल्स में ये डिप्रेशन जैसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फिर इन्होंने सुसाइड से भी रिलेट किया है इस इशू को, मतलब कि जिसमें भी जिस भी सोसाइटी में मेंटल इश्यूज ज़्यादा हैं वहाँ पे सुसाइड का रेट भी ज़्यादा होगा, ऐसा कहा है इस ऑथर ने। ऐसा इन्होंने इस तरह से बताया है कि जो ग्लोबल लेवल है उस पर लगभग 11%, सिर्फ 11%, इट इज़ नॉट सिर्फ, ठीक है, 11% सुसाइड के केसेस देखे जाते हैं, लेकिन इंडिया में यही जो परसेंटेज है ये 16% है। मतलब आप सोचिए कि इंडिया में कितना ज़्यादा डिप्रेशन होगा, और मोस्टली जो सुसाइड के केसेस होते हैं दे आर रिलेटेड टू मेंटल इश्यूज ओनली, ओके। फिर गवर्नमेंट एफर्ट्स की इन्होंने बात की है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कई सारे एफर्ट्स लिए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं किया है, जैसे कि नेशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ पॉलिसी बनाई है इन्होंने, ठीक है। फिर नेशनल हेल्थ केयर एक्ट बनाया है, नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बनाया है। आयुष्मान भारत में एक इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया है, मनोदर्पण, ठीक है, मनोदर्पण। ये इनिशिएटिव क्या है, ये साइको सोशोलॉजिकल काउंसलिंग देगा लोगों को जो भी कोविड के टाइम पे ऐसा फील कर रहे हैं कि मेंटली उनको इश्यूज आ रहे हैं, तो उस टाइम पे मनोदर्पण के अंतर्गत साइको सोशोलॉजिकल डॉक्टर्स हैं जो हेल्प देंगे लोगों को, ठीक है। उसके अलावा एक किरण इनिशिएटिव है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने स्टार्ट किया है, इसमें भी काउंसलिंग देने की बात की गई है, ठीक है, लोगों की हेल्प करने की बात की गई है। ट्रीटमेंट गैप्स को रिड्यूस करना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है, मतलब कि हम यहाँ पे कोशिश करें कि हम जो बाकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं और मेंटल हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज हैं इनके बीच में गैप्स कम करें, अवेयरनेस बढ़ाएं, ठीक है, पर्सनल्स की ट्रेनिंग पे ध्यान दें, ओके, काउंसलिंग फैसिलिटीज इंश्योर करें स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल और ऑफिस लेवल तक, ठीक है। जो एम्प्लॉयर है वो भी इंश्योर करे कि उसके यहाँ पे काउंसलिंग फैसिलिटीज हो एम्प्लॉयज़ के लिए। टेलीमेडिसिन से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम इन इश्यूज को कर्व कर सकते हैं। फैमिली और कम्युनिटी का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है। देखिए यहाँ पे रेसिडेंशियल मेंटल हेल्थ की बात की हुई है, ठीक है, रेसिडेंशियल मेंटल हेल्थ सर्विस की, जिसमें फैमिली और कम्युनिटी का अगर योगदान हो, अगर ये सही से अपना जो रोल है वो निभाएं, तो उस केस में मेंटल हेल्थ के इश्यूज को बहुत ज़्यादा जल्दी कर्व किया जा सकता है। और आखिरी में फंड एलोकेशन की बात है कि एक अच्छा अमाउंट हमें इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है, फंड का इधर एलोकेट करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, ठीक है, जिसमें हम फंड्स को एलोकेट करें, पर्सनल्स की ट्रेनिंग कराएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, अवेयरनेस जनरेट करें, ठीक है। तो इस तरह से पूरे इंटीग्रेटेड वे में अगर हम इस इशू को करते हैं टैकल, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा आगे जाके, ओके। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल इलनेस। तो यहाँ पे एक तो देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, पहले तो आप मेंटल इलनेस की डेफिनेशन दोगे कि क्या होता है, इसके एग्जांपल्स दोगे, इससे रिलेटेड डाटा दोगे कि क्यों ये सिग्निफिकेंट हो गया है, इसके बाद इसके कॉजेज दोगे, देखो ये कॉजेज हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, फिर आप इससे रिलेटेड इश्यूज बताओगे कि क्या ज़रूरत है इसको कर्व करने की, इस पर ध्यान देने की, ठीक है। एंड आप जब भी करें ना मेंस के क्वेश्चन का, तो भले पूछा हो या ना पूछा हो, आप गवर्नमेंट स्कीम अगर लिखेंगे तो वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा आपको उसका। चलो देन वी हैव चाइना होस्ट एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स। तो एशियन के फॉरेन मिनिस्टर्स को चाइना ने अपने यहाँ एक मीटिंग में बुलाया, ठीक है, मतलब इनको एक होस्ट किया। तो इसमें कई सारी बातें हुई, इसको बात करेंगे, लेकिन एशियन क्या है पहले उसको समझते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दिस इज एशियन, ओके। यहाँ पे मोटो क्या है एशियन का, वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, ये मोटो है इसका। 1967 की बॉडी है, ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन से बनी थी और इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका सेक्रेटेरिएट है। इसके फाउंडिंग फादर्स की बात करूं तो देखो वैसे तो 10 मेंबर स्टेट्स हैं, लेकिन शुरुआत में सिर्फ 5 थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड।
चेयरमैनशिप जो है एशियान की वो रोटेट करती है हर साल, और एशियान समिट जो है ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है एशियान की, और ये हर साल में 2 बार मिलती है। ठीक है, तो ये पूरा एशियान की बात कर ली। इसके मेंबर स्टेट्स भी आपको दिखाऊंगी मैं, पहले मैं बात कर लेती हूँ चाइना और एशियान की। तो देखो यहाँ पे एशियान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको चाइना ने अपने यहाँ बुलाया और एक मीटिंग करी। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना जो है वो एशियान के साथ अपने जो रिलेशन हैं उसको सुधारना चाह रहा है, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे इश्यूज भी हैं। ठीक है, आपने साउथ चाइना सी का सुना होगा इशू। इसमें चाइना बहुत अग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा है, और चाइना ये कह रहा है कि साउथ चाइना सी में जितनी भी टेरिटरी आती है वो सारी मेरी है। अब इस पे फिलीपींस को इशू है, ठीक है, इसके ऊपर वियतनाम को इशू है, इसके ऊपर मलेशिया को इशू है। तो बहुत सारी एशियन की कंट्रीज हैं जिसके चाइना के साथ ऑलरेडी इशूज हैं। ठीक है, पर चाइना चाह रहा है कि यहाँ पे एशियन के साथ अच्छे रिलेशंस निभाए। इसी के लिए चाइना बहुत सारे स्ट्रेटजीज चल रहा है। मेनली चाइना ने यहाँ पे बात की है क्वाड को काउंटर करने की। क्वाड ये क्या है, एक इनफॉर्मल समिट है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। इन्होंने कहा है, चाइना हमेशा इसको ना एक मिलिट्री अलायंस के फॉर्म में बोलता है, और चाइना इसको बोलता है ये एशियन नाटो है। ठीक है, तो ऐसे एलिगेशंस लगाता है चाइना क्वाड के ऊपर। तो क्वाड को काउंटर करने की यहाँ बात की हुई है। ठीक है, यहाँ पे कोविड के रिलेटेड रिकवरी मेजर्स कैसे लेना है कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में, इसकी बात की इन्होंने। आरसीईपी की बात की। ठीक है, आरसीईपी क्या था, आरसीईपी इज रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था किस किस के बीच में, 10 एशियन कंट्रीज हैं प्लस 5 दूसरी कंट्रीज हैं। कौन कौन सी 5 कंट्रीज हैं, चाइना है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड साउथ कोरिया। ठीक है, इन कंट्रीज के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। पहले इंडिया भी इस नेगोशिएशन में था, लेकिन क्योंकि इंडिया के कुछ अपने कंसर्न्स थे तो आरसीईपी को उसने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन सब के अलावा एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे वैक्सीन पासपोर्ट्स की बात की है कि हम एक दूसरे के यहाँ पे इजी एक्सेस देंगे लोगों को। ठीक है, वैक्सीन अगर लग गई है तो उसको उसके फॉर्म में इजी ट्रैवलिंग करवा देंगे हम लोगों की। ठीक है, तो ये पूरा इशू है यहाँ पे। ठीक है, अब एशियन के मैंने आपको बोला था मेंबर स्टेट्स में बता देती हूँ। देखो मेंबर स्टेट्स इसके 10 हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है इंडिया, म्यांमार इसका इमीडिएट नेबर है, तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड ब्रूनई एंड फिलीपींस। ये 10 कंट्रीज हैं। ये 10 के 10 आपको पता होनी चाहिए कौन सी है। ठीक है, एडजेसेंट है एक दूसरे से, इसलिए दिक्कत नहीं होगी याद करने में अगर आपको मैप पता है तो। ठीक है, अब एशियान के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी अमिड राइजिंग टेंशंस इन एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। तो ये एशिया पैसिफिक के जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं इनने एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, सही है। इंडिया इज अ मेंबर, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। ठीक है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, तो ओनली 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन मालदीव्स विंस यूएनजीए री-इलेक्शन, इंडिया सीक्स क्लोज कोऑपरेशन। तो देखो इंडिया ने अभी यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इलेक्शन हुए थे, उसमें इंडिया ने मालदीव्स को सपोर्ट किया है, और मालदीव्स काफ़ी अच्छी मेजोरिटी से यहाँ पे इलेक्शन जीता है। ठीक है, टू प्रिसाइड यूएनजीए। तो अब यूएनजीए क्या है, देखो जो यूएन है ना, इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उसमें से एक है यूएनजीए। ठीक है, बाकी 5 कौन से हैं आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब देखिए ये एक डेलिबरेटिव ऑर्गन है जहाँ पे पॉलिसी मेकिंग होती है यूएन की, और सभी जो भी मेंबर्स हैं यूएन के वो सभी यहाँ पे उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो 193 मेंबर स्टेट्स हैं, और क्योंकि सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलता है इसलिए इसको कहा जाता है यूएन बॉडी विथ यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे हर साल इलेक्ट होते हैं, और इनका 1 साल का टर्म होता है। जो ये हर साल इलेक्ट होते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे 5 रीजन है। ठीक है, ऐसे 5 रीजन हैं। एक है ये अफ्रीकन रीजन, फिर एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन और वेस्टर्न यूरोपियन। ये 5 रीजन्स में से हर साल एक एक जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट होता है इस यूएनजी को प्रिसाइड करने के लिए। तो इस बार बारी थी एशिया पैसिफिक रीजन के रिप्रेजेंटेटिव की। तो एशिया पैसिफिक से मालदीव्स के इस रिप्रेजेंटेटिव को, जिनका नाम है अब्दुल्ला शहीद, इनको इलेक्ट किया गया है। और यहाँ पे जो भी डिसीजन होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 तरह से ये डिसीजन होते हैं। एक होते हैं सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, और एक होते हैं 2/3 मेजोरिटी से। तो सिंपल मेजोरिटी वाले जो डिसीजंस होते हैं वो मेनली होते हैं पॉलिसी मेकिंग को लेकर। 2/3 मेजोरिटी से जो इलेक्शंस लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं बजट को लेकर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे इलेक्शंस हुए तो उसमें भी 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं। बाइंडिंग वोट यहाँ पे किसी का नहीं होता है, कोई भी वीटो नहीं कर सकता। जैसे यूएनएससी जो है इसमें 5 जो है परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास वीटो की पावर है। ऐसा कुछ भी यूएनजीए के केस में नहीं है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज
मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूएनजीए। तो ये यूनाइटेड नेशन बजट जो है, इसका जो बजट होता है इसको यूएनजी अप्रूव करता है, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। इट इलेक्ट्स द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी सही स्टेटमेंट है। देखो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कुल मिला के 15 मेंबर्स होते हैं। 15 में से जो 10 होते हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और जो 5 होते हैं ये परमानेंट मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इसको आप फेजर से याद कर सकते हैं, ठीक है। फ्रांस, अमेरिका यानी कि यूएसए, चाइना, यूके यानी कि इंग्लैंड और रशिया, ठीक है। अब ये तो 5 परमानेंट हैं, जो 10 नॉन परमानेंट हैं ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। हर 2 साल में इनको इलेक्ट किया जाता है। तो ये जो 10 मेंबर्स हैं इनको इलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूएनजीए के ऊपर, ठीक है। तो यूएनजीए के सभी मेंबर्स मिलकर वोटिंग करते हैं और इनको इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन यहाँ पे देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस के एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली मेंस में यूज कर सकते हैं। हाउ इंडियन सी द इकोनॉमी। तो आरबीआई की कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो है इसमें ये बताया गया है कि पब्लिक का क्या असेसमेंट है इकोनॉमी को लेकर। तो देखो इसका नाम क्या है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ये हर थोड़े दिनों में आरबीआई करता है, ठीक है। पब्लिक से उनका परसेप्शन पूछता है कि आपका क्या परसेप्शन है इकोनॉमी को लेकर। तो अभी जीडीपी जो ग्रोथ फोरकास्ट है, जीडीपी का ग्रोथ फोरकास्ट आरबीआई की तरफ से 9.5% रहा है, जो कि एस्टिमेटेड 10.5 से कम है, ठीक है। इन्फ्लेशन 5.1 रहा है, जो कि एस्टिमेटेड 5% से ज़्यादा है। तो ग्रोथ यहाँ पे कम है, इन्फ्लेशन यहाँ पे ज़्यादा है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन के बारे में। इसका जो मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन है इसका उद्देश्य क्या है, 2 से 6% तक ही इन्फ्लेशन रेट को रखना, ठीक है। अब ये देखो 5.1 जो है इन्फ्लेशन ज़्यादा है। अब इसमें क्या है ना, इसमें क्या आरबीआई की पॉलिसी होनी चाहिए इसके बारे में बात की हुई है। तो ग्रोथ क्योंकि कम है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काटने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है। ऐसा क्यों, देखो ग्रोथ कम है यानी कि लोगों के पास पैसा कम है, लोग खरीदारी कम कर रहे हैं, ठीक है। इनकम कम है लोगों की। तो अगर हम चाहते हैं कि डिमांड बढ़े, उसके लिए अगर हम इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो ही तो लोग लोन लेंगे, और अगर लोन लेंगे उनके हाथ में पैसा आएगा तो ही वो खर्च करेंगे, तो ही इकोनॉमी चलेगी और तो ही ग्रोथ बढ़ेगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की जरूरत है हमको, अगर हम ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ग्रोथ को बढ़ाना है तो इंटरेस्ट रेट को आपको कम करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन लेकिन ज़्यादा है, अभी इन्फ्लेशन ज़्यादा है मतलब मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, या फिर मार्केट में चीज़ों को लेकर डिमांड ज़्यादा है। और इसका मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट आप और बढ़ाएंगे तो फिर लोगों के पास और पैसा होगा, तो लोग और ज़्यादा खरीदारी करेंगे, तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो अगर आपको इन्फ्लेशन को कम करना है तो आपको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो एक तरफ बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट को कम करो, एक तरफ बोलते हैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ। तो अब क्या करें, इसमें बेस्ट मेजर ये हो सकता है कि जो स्टेटस को मेंटेन करे आरबीआई, जो कि वो अभी कर भी रही है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको वही रखें जो अभी मेंटेन्ड है, ठीक है। इसमें करंट परसेप्शन और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की भी बात की है आरबीआई की इस रिपोर्ट में। अब देखो इसमें क्या मतलब है, करंट परसेप्शन का मतलब है लोगों का अभी का परसेप्शन क्या है कि कैसा होना चाहिए इकोनॉमी को, क्या हो रहा है। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से मतलब है आरबीआई ये देख रही है जो लोग हैं वो किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे इकोनॉमी कैसी जाएगी। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ आपको दिख रहा है करंट सिचुएशन इंडेक्स और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स। ये यहाँ पे अगर हम ले 100, तो देखो 100 क्या सिग्निफाई करता है, यहाँ पे 100 दिखाता है कि लोग जो है वो न्यूट्रल है, ना ज़्यादा बढ़ेगी इकोनॉमी ना ज़्यादा कम जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो करंट सिचुएशन इंडेक्स है वो बता रहा है कि लोगों का परसेप्शन है 48, यानी कि लोग मान रहे हैं कि बहुत बुरी तरह से अभी इकोनॉमी नीचे गई है। और फ्यूचर को लेकर भी ये मानना है कि डिक्लाइन होगी इकोनॉमी। दूसरा इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 स्ट्राइक्स दिख रहे हैं। ये है 2016 का, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो लोगों का मानना था कि अब इकोनॉमी ऊपर जाएगी। दूसरी बार 2019 के इलेक्शंस हुए थे तो पीएम मोदी आए थे, उसमें भी लोगों का मानना था कि अब इकोनॉमी ऊपर जाएगी। उसके बाद से फिर इकोनॉमी डिक्लाइन करेगी ऐसा लोग मान रहे हैं, ठीक है। अभी भी ऐसा ही हो रहा है और यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी लोगों की यही है। देन एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या परसेप्शन है, एम्प्लॉयमेंट देखो आप यही मान रहे हैं लोग कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये नेगेटिव रेट इतना ज़्यादा दिख रहा है। एंड जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है वो भी यही है कि डिक्लाइन होगी लेकिन उतनी नहीं होगी। इनकम देखो, इनकम को लेकर लोगों का मानना है कि इनकम तो स्टार्टिंग से डिक्लाइन ही हुई है और अभी भी फ्यूचर के लिए भी यही मान रहे हैं कि हो सकता है स्टेबल हो जाए, हो सकता है डिक्लाइन हो। तो ये जो ग्राफ्स है ना, इसको आप अपने मेंस के आंसर्स में कोट कर सकते हैं ऐसा का ऐसा बना के, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पे, इस पे कहा गया है कि नॉन असेंशियल्स के ऊपर स्पेंडिंग जो है वो कम हो गई है काफ़ी ज़्यादा। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, कोविड है, लॉकडाउन है, लोगों के पास इनकम सोर्स नहीं है, तो लोग उसी चीज़ पे खर्च करेंगे ना जो असेंशियल्स है। नॉन असेंशियल्स पे क्यों खर्च करेंगे,
इसीलिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो नॉन असेंशियल्स वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, हॉस्पिटैलिटी हो गई, टूरिज्म हो गई, ठीक है, बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो नॉन असेंशियल प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, उनका कहना है गवर्नमेंट से कि आप जो लोगों के पैसे हाथ में पैसा दीजिए, लिक्विडिटी आप बढ़ाइए, ठीक है, चाहे फिर आप इंटरेस्ट रेट उसके लिए कम करने पड़े आपको। इससे क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगी और इससे लोग स्पेंड करेंगे ऑन द नॉन असेंशियल्स ऑल्सो। तो ये चीज़ पूरी समझाई हुई है इस आर्टिकल में। देन वी हैव दिस लास्ट इशू रिगार्डिंग एथिक्स। तो मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर। सबसे पहले सिटीजन चार्टर क्या होता है वो मैं समझाती हूँ। ये एक सेट ऑफ कमिटमेंट होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक सेट ऑफ कमिटमेंट्स देती है लोगों को कि हम आपको इस स्टैंडर्ड की सर्विसेज देंगे, इस टाइम पे डिलीवर करेंगे, ये सारी चीज़ें। जब भी आप किसी ऑफिस में जाते होंगे, गवर्नमेंट ऑफिस में, जैसे कि आप कलेक्ट्रेट पे गए, नगर निगम के ऑफिस में गए, तो आपको एक बोर्ड दिखता होगा वहाँ पे। उसमें ये बताया होता है कि हम ये सर्विसेज देते हैं, ये क्वालिटी रहेगी, अगर आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इतने से इतने बजे तक का टाइम रहता है, ठीक है, ऑफिस के खुले रहने का। ये सारे इश्यूज उसमें बताए जाते हैं। तो ये क्या है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट है, ठीक है। ये इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी को गवर्नमेंट में और इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज को। अगर आप पब्लिक सर्विस कुछ भी अवेल कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव हो, इसको इंश्योर करेगा ये सिटीजन चार्टर, क्योंकि आपने खुद ने कमिट किया है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ने कमिट किया कि हम आपको ये सर्विसेज देंगे इतने स्टैंडर्ड्स की, तो एक ऑब्लिगेशन बन जाता है ना। तो यहाँ पे सिटीजन सर्विसेज जो एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज होगा, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे इंक्लूसिवनेस बढ़ेगी, जो पार्टिसिपेशन है सिविल सोसाइटी का वो बढ़ेगा। आपने कई बार देखा होगा फीडबैक बॉक्सेस रखे होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर, ठीक है, कि आपका जो भी फीडबैक्स, जो भी सजेशन हो आप हमें इसमें डाल दीजिए। तो ये क्या है, ये इंक्लूसिवनेस बढ़ाता है सिटीजन चार्टर की, फिर इसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो फीडबैक आता है ना जब एनजीओ का, किसी भी सिविल सोसाइटी का, तो इसमें इंक्लूड होने के कारण गवर्नेंस जो होती है वो इंक्लूसिव हो जाती है। इससे ट्रस्ट बढ़ता है सर्विस प्रोवाइडर्स एंड यूजर्स के बीच में। तो ये पूरा इशू जो है वो एथिक्स को इंश्योर करता है गवर्नेंस की, ठीक है, पब्लिक लाइफ की। अब यहाँ पे ये इशू क्या है, मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ये मॉडल पंचायती सिटीजन चार्टर जो है इसको स्टार्ट किया है, रिलीज किया है। इसमें ये कहा गया है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिनके पास 29 सेक्टर्स होते हैं, ये 29 फंक्शंस जो हैं ये 243G जो आर्टिकल है इसमें बताए गए हैं। ये जो 29 सेक्टर्स हैं, इनको लेकर जो इनकी सर्विस डिलीवरी होगी उसको लेकर ये चार्टर बनाया गया है। इससे क्या इंश्योर होगा कि जो भी लोग हैं उनको टाइम बाउंड मैनर में सर्विसेज मिले, ठीक है, ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जा सके और लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके इन द रूरल एरियाज, ठीक है। अब सिटीजन चार्टर के कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ जस्ट कि आप कीवर्ड्स मिल जाए। एक होता है सबसे पहले, देखो, एक तो होता है आपकी सर्विस डिलीवरी, ठीक है, सर्विस डिलीवरी एंड स्टैंडर्ड्स कि आपको किस स्टैंडर्ड की सर्विसेज मिलेंगी, क्या आपको यहाँ पे अवेल हो सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या नहीं अवेल हो सकता है, ये सारी चीज़ें। फिर क्वालिटी, तो क्वालिटी क्या होगी आपकी सर्विसेज की जो हम आपको देंगे, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। फिर वैल्यू ऑफ मनी कि आप जो टैक्स पे कर रहे हैं उसको हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ये सर्विसेज हम आपको देंगे। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे इंश्योर होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि आपने लिख दिया तो आपको इंश्योर करना ही पड़ेगा ये चीज़, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को। देन ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे इंश्योर होती है। तो इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे इंश्योर होती है। इसके साथ कुछ इश्यूज भी हैं सिटीजन चार्टर को लेकर, जैसे इसको अपग्रेड नहीं किया जाता, एक बार बना दिया तो बना ही रहता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो पार्टिसिपेशन है सिविल सोसाइटी का, उसको ज़्यादा इंश्योर नहीं किया जाता, एनजीओ वगैरह से फीडबैक नहीं लिया जाता। उसके बाद लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती है कि सिटीजन चार्टर जैसी कोई चीज़ होती है, ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं अगर वो सिटीजन चार्टर के अगेंस्ट जाते हैं तो इस तरह के इश्यूज हैं इसमें, ठीक है। तो ये पूरा जो टॉपिक है ना, ये एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आई एम सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपका वैल्यू एडिशन करना चाह रही थी, कीवर्ड्स ऐड करना चाह रही थी, इसके चक्कर में थोड़ा डिले हो गया, टेक्निकल ग्लिच हो गया, बट आई एम सॉरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।